अभिनंदन है। आज हम लोग एक विशेष संदर्भ में इकट्ठा हुए हैं और वो संदर्भ है हमारे गुरुदेव, जिन्होंने हमें धर्मशास्त्र की शिक्षा दी। सुदर्शन व्यक्तित्व, चौड़ा ललाट, माथे पर तिलक, भारतीय परिवेश, वक्तृत्व में एक ओजत्व लिए हम चर्चा कर रहे हैं महामहोपाध्याय आचार्य पंडित कमलेश दत्त त्रिपाठी जी की, जो काशी की पांडित्य परंपरा के शिखर पुरुष कहा जा सकता है। हमारे बीच से वो पिछले 3 दिसंबर को हमारे बीच से चले गए। उसके पहले वो दतिया मध्य प्रदेश चले गए थे छोटे बेटे के पास, और वहीं उन्होंने अंतिम सांस दी। कल 4 तारीख को उनकी अंत्येष्टि संपन्न हुई बनारस के हरिश्चंद्र घाट पर। आज हम उन्हीं की स्मृतियों को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ उनके अनन्य सहयोगी प्रोफेसर दीपक मलिक जो एक प्रगतिशील आंदोलन की धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे देश में, दुनिया में, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप वाणिज्य संकाय के आचार्य रह चुके हैं। उनको याद करेंगे। उनके साथ उनके पारिवारिक रिश्ते में भतीजे रखते हैं आनंद मालवीय जी आज उपाध्यक्ष हैं इस्कफ के और सहायक निर्देशक रहे हैं सांख्यिकी विभाग भारत सरकार के। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार शिव प्रकाश मिश्र जी। आप सारे लोगों का एक गहरा और लंबा संपर्क रहा है आचार्य कृष्ण कमलेश दत्त त्रिपाठी जी से। तो उनकी स्मृतियों को साझा करने के लिए हम पहले आमंत्रित करेंगे प्रोफेसर दीपक मलिक को। प्रोफेसर दीपक मलिक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में खास करके आप तो वामपंथी धारा का प्रतिनिधित्व करते थे और वाम आइडियोलॉजी से ही प्रेरित थे, लेकिन एक सांस्कृतिक परंपरा, संस्कृत निष्ठ और वो टीका लगाए हुए जब व्यक्तित्व सामने आता था तो उससे उम्मीद नहीं की जाती थी कि यह भी आदमी इतना प्रगतिशील हो सकता है, इतना अग्रगामी दर्शन का मालिक हो सकता है। तो प्रोफेसर दीपक मलिक का नेट इस समय चला गया है। हम चाहेंगे आनंद मालवीय जी से। आनंद मालवीय जी अपनी स्मृतियों को साझा करें। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, बोले। हाँ, आपने मुझको पहले बोलने का निमंत्रण दिया है, बड़ा अच्छा है। दरअसल मैं उनको बचपन से देखने का आदी रहा हूँ और मेरे पिताजी के बाद अगर मेरी जिंदगी में किसी का स्थान रहा है तो आचार्य त्रिपाठी जी का रहा है। और सच बात यह है कि अपने पिताजी के जाने के बाद मुझको लग रहा है कि मेरे ऊपर से जो एक मार्गदर्शक और बौद्धिक छाया थी अंतिम, वो भी खत्म हो गई है। मैं उनको बचपन से देखता रहा हूँ और मेरी बौद्धिक विरासत का आधे से ज्यादा हिस्सा उनका रहा है। मैं शुरू से जितना उनको करता हूँ कि जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जब उन्होंने एमए किया, उसी वर्ष तुरंत इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, उस समय अग्रवाल डिग्री कॉलेज बोला जाता था, उसमें वो संस्कृत के प्रवक्ता हो गए और वाराणसी जुलाई 1970 में वाराणसी में जाने तक वो वहां पर रहे। इलाहाबाद में उनकी कई तरह की गतिविधियां थी और उस समय मैं बचपन और किशोरावस्था से गुजर रहा था, तो मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रत्यक्ष देखा है वो मैंने ये है कि पहली बात तो इलाहाबाद के रंग कर्म में बड़े सक्रिय व्यक्तित्व थे वे, और अभिज्ञान शाकुंतलम की उन्होंने 3 प्रस्तुतियां की थी। तो और उसमें हम, मेरे परिवार के लोग भी शामिल थे
और उसके बाद उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक की भी 2 प्रस्तुतियां की थी, और बाकी नाटकों में उनका बराबर सहयोग रहता था। बाकी उन दिनों इलाहाबाद में नाटकीय गतिविधियां बहुत हुआ करती थी, तो वो था। और उससे भी बड़ी बात ये है कि इन सब के बावजूद वो इलाहाबाद में एक सक्रिय कम्युनिस्ट के रूप में भी थे, और विचार गोष्ठी के लिए विचार केंद्र नामक एक संस्था चलाते थे। वो बाकायदा उसमें हर हफ्ते किसी न किसी गहन विषय पर मार्क्सवादी ढंग से चर्चा होती थी। और और इससे भी बड़ी बात एक और है, मैं जानता हूं, जो मुझे बाद में मालूम हुई, कि एमए करते ही वो अध्यापन के साथ साथ उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। और पीएचडी उस समय, समझिए आज से 6 दशक पहले, उन्होंने अपनी पीएचडी पंडित राज जगन्नाथ पर पूरी की थी। पंडित राज जगन्नाथ संस्कृत में प्रगतिशील धारा के बहुत बड़े माने जाते हैं, और वे और शाहजहां के दरबार में वो दारा शिकोह के गुरु थे, और दारा शिकोह ने जो उपनिषदों का अनुवाद किया था उसमें उन्होंने काफी उसकी मदद की थी। तो ऐसे पंडित राज पर उन्होंने अपनी शोध पूरा किया था। और फिर 1970 में जब वो वाराणसी चले गए थे, तो हम लोगों का संपर्क कभी कभार का होता था, लेकिन जब भी वे आते थे तो घंटे 2 घंटे की खूब बड़ी बड़ी गोष्ठियां लगा करती थी। और मार्क्सवाद की समझ जो मेरे पिताजी ने मेरे अंदर जो पैदा की थी, उसको सैद्धांतिक आधार मुझे त्रिपाठी जी से मिला। काफी बहुत लंबी लंबी बातें करते थे, और सबसे बड़ी बात मेरे पिताजी ने और डॉक्टर त्रिपाठी ने दोनों ही ने बताया था कि कैसे मार्क्सवाद हमको क्लासिक से जोड़ता है, या क्लासिक को हम कैसे मार्क्सवादी ढंग से समझें। ये इस पर उनका प्रारंभिक काम था। गोष्ठियों वगैरह में बहुत कोई लिखित ऐसा उन्होंने किया हो मुझे नहीं मालूम, किया है बाद में, बहुत बहुत भाषण दिए हैं, भाषणों में आया है। उस तरह से कोई ऐसी किताब उन्होंने नहीं लिखी जो मेरे पास आई हो। मेरे पास उनके पास ज्यादातर जो शोध पत्र वगैरह उन्होंने लिखे हैं या उनके भाषणों से मेरा परिचय रहा है। और सबसे बड़ा काम तो उनका बाद में नाट्यशास्त्र पर हुआ है। जब काशी में रहते हुए वो सन 81 में उज्जैन की कालिदास एकेडमी के निदेशक हुए, वहां पर उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया कि जो भारत भर की जितनी भी नाट्य शैलियां थी, वो सबको साल में एक बार कालिदास समारोह जो नवंबर में होता है प्रायः, वो दीपावली के बाद जो देवोत्थान एकादशी होती है, उसमें कालिदास की जयंती मनाई जाती है। तो उसमें वो तमाम नाट्य कर्मियों को बुलाया करते थे, बड़े बड़े उसमें नाट्य प्रस्तुतियां भी होती थी और खूब विचार विमर्श हुआ करते थे। और उसके अलावा साल भर इस तरह की गतिविधियां हुआ करती थी। तो उस पर, और फिर अंत में अभी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने भरत के नाट्य शास्त्र का पूरा जो संपादन किया है, वो उसको उनका मॉन्यूमेंटल वर्क और अचीवमेंट कहा जा सकता है। बाकी तो सच बात यह है कि भारत की पूरी पाश्चात्य और पौर्वात्य जो चिंतन परंपरा है, उसके वो प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। क्योंकि नामवर सिंह के बाद कोई ऐसा व्यक्ति मुझको नहीं दिखता था जो दोनों चिंतन परंपराओं पर बराबर की पकड़ रखे। और प्रोफेसर त्रिपाठी बाद में काशी में जाने पर वो सक्रिय मार्क्सवादी नहीं रह गए थे, लेकिन उनके मार्क्सवाद की समझ उनकी बराबर बनी रही, और क्लासिकी को हमेशा मार्क्सवादी दृष्टि से ही समझने के वे हामी रहे हैं। और ये भी बात है कि अंतिम समय तक, मेरी अंतिम वार्ता से जब उनसे हुई थी, तब तक वो अमेरिकन साम्राज्यवाद के खतरे को देख रहे थे और उसके बहुत प्रबल विरोधी थे। और हम सब लोगों को प्रेरित करते थे, बताते रहते थे कि भाई सबसे खतरनाक जो इस समय प्रवृत्ति है वो अमेरिकन साम्राज्यवाद की है। और व्यक्तिगत बातचीत में वो भी कहते थे कि कैसे अमेरिकी परंपरा कैसे ब्रिटिश परंपरा से अलग है। ब्रिटिश परंपरा साम्राज्यवादी होते हुए, पूंजीवादी होते हुए भी उसके कुछ अपने मूल्य थे जो प्राचीन संस्कृति के कारण होते हैं, लेकिन अमेरिकी संस्कृति में वो बात नहीं थी। और इस बात को वो बराबर
मंच में भी, व्यक्तिगत बातचीत में भी, कम से कम मुझे तो व्यक्तिगत बातचीत में वो इस तरह से कहते थे। क्योंकि बाद में मैं सरकारी नौकरी में था, अलग अलग जगहों में था, तो प्रायः उनके सभी भाषणों में मैं नहीं रह पाता था, लेकिन इलाहाबाद में जो भाषण देते थे, या एक दो बार मैं उज्जैन में या काशी में जो उनके भाषणों को मैंने सुना, उसके आधार पर मैं बराबर ही कहती हूँ कि जो पूंजीवाद के जो बुराइयां हैं, जितनी अच्छी तरह से वो समझते थे, बहुत कम लोग उतनी पकड़ रखते हैं। तो इसलिए मैं अपने वैचारिक गुरु और जो वास्तविक संबंध में मेरे फूफा जी, उनको मैं अंतर्मन से भावांजलि प्रस्तुत करता हूँ। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको आपकी भावांजलि। हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के आचार्य और भारत अध्ययन केंद्र के ये संयोजक ये प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। और हम चलेंगे, प्रोफेसर दीपक मलिक का लाइन कट गया था। प्रोफेसर दीपक मलिक, आपकी स्मृतियों में आप कैसे देखते हैं कमलेश दत्त त्रिपाठी को? कमलेश दत्त त्रिपाठी जी के मृत्यु का समाचार हमको स्तब्ध कर देने वाला था, क्योंकि उनके साथ मेरा रिश्ता जो है बनारस में, खासतौर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, इसलिए बना कि हम अध्यापक संघ और तमाम संस्थाओं से जुड़े हुए थे। और कमलेश दत्त जी एक खास किस्म की रुचि इन सब प्रश्नों पर भी लेते थे। एक जिसे कहते हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल की एक उनकी भूमिका काशी में भी होती थी। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि कमलेश दत्त जी ने अंतर्राष्ट्रीय फलक में संस्कृत को जोड़ा। यहाँ तक कि जो आज के बहुत आधुनिक विमर्श हैं, जो पोस्ट मॉडर्न विमर्श हैं, उससे संस्कृत को, उससे पर्टिकुलरली अपने को जोड़ा उन्होंने। और ये बहुत एक बड़ी उपलब्धि थी मेरे ख्याल से। और इस मायने में वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी बहुत आगे बढ़े हुए विद्वान समझे जाते थे। और दूसरी बात यह है कि कोई दूसरा था नहीं पूरे देश में, लगभग मैं कहूँगा, जो इस तरह से आधुनिक विमर्श, जो पोस्ट मॉडर्निज्म से लेके क्लासिकल पुराने संस्कृत तक का जहाँ पर आप आए, तो वो। और दूसरी बात जो अभी चर्चा हुई है, नाट्यशास्त्र के बहुत बड़े अध्येता थे वो, और नाट्यशास्त्र पर भी काम किया और प्रैक्टिकल काम भी किया। उन्होंने जिस तरह से नाटक विधा को विकसित किया, बाकायदे प्रैक्टिस में भी बाकायदे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको भी ले गए। एक जापानी विद्यार्थी था, मुझे याद है, वो पूरे तौर से 7-8 साल BHU में रहकर उनसे शिक्षा ग्रहण की और संस्कृत नाटकों की एक परंपरा को लेकर जापान तक गया। तो मियामोतो जी सर। जी हाँ, मियामोतो। हाँ, मियामोतो। तो ये जो एक संस्कृत जो एक मार्जिन में चली गई थी, पर्टिकुलरली खास तौर से विमर्श की दुनिया में और विश्वविद्यालयों की दुनिया में, उसको उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया और उसको एक पूरे के पूरे व्यापक पैमाने पर उसको एक लिंकेज दी। दूसरा, उनका 2 बार वो कालिदास एकेडमी के डायरेक्टर हुए, और वो हम लोगों के लिए गर्व का विषय था और विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 2-3 चीजें उनसे इमर्ज करती हैं। एक तो लोक परंपराओं से शास्त्रीय परंपराओं की तरफ चलना, वो लोक परंपरा को बराबर महत्व देते थे। और अभी मालवीय जी ने जैसा कहा कि मार्क्सवाद से जुड़कर थे वो, तो वो तो उतना ज्यादा प्रतिफलित BHU में नहीं होता था, हिंदू यूनिवर्सिटी में, लेकिन जो एक बहुत व्यापक प्रगतिशील भूमिका है। देखिए, संस्कृत साहित्य को, संस्कृत दर्शन को, संस्कृत के पूरे विमर्श को
एक आधुनिक विमर्शों से जोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से वो अकेले आदमी हैं जिन्होंने इस दौर में 60s के बाद 60 के दशक के बाद इसको किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत खास किस्म की देन है उनका, उनकी कंट्रीब्यूशन है और हमें इसको याद करना चाहिए। व्यक्तिगत पैमाने पर भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे और बहुत ही प्रगाढ़ थे। और उनका जो एक घूमने का स्वभाव था, घुमक्कड़ी में कहूँगा एक हद तक, वो भी स्वभाव बहुत हम लोगों को भाता था। और एक ओपननेस, एक जो उनमें व्यापक दृष्टि थी, वो बहुत ही आकर्षित करता था। और इन सब चीजों से मिलकर उन्होंने संस्कृत के विमर्शों को एक पूरे देश के पैमाने पर और अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर, मैं कहूँ, फूको और डेरिडा को संस्कृत वाले नहीं, संस्कृत में बड़ा कम उसका वो होता है। तो ये जो एक पूरी की पूरी परंपरा जो उन्होंने नई नई विधा जो डाली और नई नई जो एक इंटरलिंकिंग किया उन्होंने, ये उनका कंट्रीब्यूशन है। एक मार्जिन से उठा के एक बिल्कुल से मेन स्ट्रीम में रखना और उतनी ही मजबूती से, देखिए लैटिन भी एक बहुत पुरानी भाषा है, यूरोपीय भाषा है, लेकिन वो लैटिन आज एक पुरानी भाषा के अतिरिक्त और कुछ बन नहीं पाई है। उसके संदर्भ में अगर कहा जाए तो मैं सकता हूँ कमलेश दत्त जी ने नाट्य विधा के माध्यम से और उसको जो नए विमर्श आए हैं उससे संस्कृत को जोड़कर उन्होंने संस्कृत को बहुत समृद्ध किया। और एक हमारी जो परंपरा रही है उससे पूरे आज के आधुनिक परंपरा को जोड़ा, ये उनकी विशिष्ट भूमिका है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका वो चेहरा याद आ रहा है, बराबर से उनमें एक मुस्कान रहा करती थी, एक बड़ा उदार प्रवृत्ति थी, उदार चेहरा था, उदार प्रोफाइल था जिसे कहेंगे। वो बार बार याद आएगा और वो अब नहीं दिखलाई पड़ेगा, उसका बराबर से हम लोगों को एक अभाव बोध खलता रहेगा। कमलेश दत्त जी का रहना नाट्य जगत के लिए, आर्ट के जगत के लिए और आधुनिक परिवेश में संस्कृत को जोड़ने के संदर्भ में ये सब चीजें शायद उतने मजबूती से अब नहीं हो पाएंगी जो कमलेश दत्त जी करते थे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित कमलेश दत्त त्रिपाठी जी। संस्कृत को वैश्विक धरातल पर ले जा करके और आधुनिक संदर्भों से जोड़ करके जिस तरीके से उन्होंने अपनी महती सेवा प्रदान की, और उसके साथ साथ धर्म विद्या को, धर्म जिसको एक आडंबर और क्या क्या माना जाता है, वो पूरा संकाय उसका है हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, धर्म विज्ञान संस्था है संकाय। उस संकाय के रूप में उन्होंने पूरे धर्मशास्त्र को, धर्म विद्या को एक वैश्विक फलक कहिए या एक व्यापक फलक उन्होंने दिया। और उसके साथ साथ नाट्य शास्त्र में भी, और खास करके संस्कृत वांग्मय के नाट्य शास्त्र को जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक फलक पर उन्होंने रखा है, वो अपने आप में अद्भुत है। हमारे साथ ये संस्कृत के आचार्य प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी हैं। हम चाहेंगे प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, आप उनको कैसे याद करेंगे आज के दिन? मैं इस मंच पर उपस्थित समस्त विद्वत मंडली को प्रणाम निवेदित करता हूं। आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का शिवसायुज्य प्राप्त होना संपूर्ण संस्कृत जगत, समीक्षा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ऊपर से किसी संरक्षक का, बड़े संरक्षक का हाथ उठ गया। उनकी उपस्थिति मात्र ही हमको हमेशा नवीन सोच, नई दिशाओं में कार्य करने, नवीन अनुसंधान
की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती थी। 1970 में आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी प्रयागराज से काशी आए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपका पदार्पण हुआ और धर्म एवं गीता की शिक्षा के लिए आपकी नियुक्ति संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय में हुई। उस समय संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय प्राच्य विद्याधर विज्ञान संकाय के नाम से जाना जाता था। ओरिएंटल फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज। और धर्म एवं गीता परीक्षा के लिए जो प्राध्यापक यहाँ नियुक्त थे, आचार्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी और आचार्य बाबूलाल मिश्र जी, ये दो थे। और इसके पहले सीताराम चतुर्वेदी जी और अन्य अध्यापक यहाँ पर कार्य करते थे, जो कि संपूर्ण विश्वविद्यालय में महामना मालवीय जी की भावना के अनुरूप धर्म एवं गीता की शिक्षा विभिन्न संकायों में जाकर दिया करते थे। कालांतर में उनकी अद्भुत प्रतिभा, उनकी समीक्षा दृष्टि, प्राच्य और प्रतीचि के समन्वय का अभूतपूर्व सामर्थ्य जब देखा गया तो पूज्य पिताजी सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, जो संकाय प्रमुख हुए धर्म विज्ञान संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय की 3 बार और कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्होंने एक स्वतंत्र विभाग की कल्पना की और उसकी स्थापना की। वो था धर्मागम विभाग। क्योंकि धर्म एवं गीता परीक्षा या धर्म एवं गीता के अध्यापन के लिए जो नियुक्ति हुई थी वो सामान्य नियुक्ति थी। उस नियुक्ति के आधार पर आचार्य त्रिपाठी जी का आगे प्रोन्नति संभव नहीं थी। तो पूज्य पिताजी ने धर्मागम विभाग की स्थापना की, क्योंकि आचार्य त्रिपाठी जी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र एवं व्याकरण एवं धर्मशास्त्र से आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वे इलाहाबाद से एमए और डीफिल की उपाधि प्राप्त कर काशी आए थे और उस धर्मागम विभाग के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम प्राध्यापक के रूप में आप प्रतिष्ठित हुए और उसी विभाग से आप प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत हुए, संकाय प्रमुख बने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की। आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी की जो संपूर्ण अवदान है उस पर यदि हम विचार करते हैं तो वो 3 क्षेत्रों में विशेष रूप से माना जाता है। पहला है शैव दर्शन। शैव दर्शन में आचार्य अभिनवगुप्त का जो पक्ष है और पूर्ववर्ती आचार्यों का जो पक्ष है उसको बड़ी दृढ़ता के साथ मंचों पर वो उपस्थापित करते थे। दूसरा है आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जिसका उन्होंने संपादन किया और नेपाली लिपि में जो नाट्यशास्त्र उपलब्ध था उसमें जो नाट्यशास्त्र का मूल था उसका संरक्षण करते हुए और अब तक प्रकाशित संस्करणों में जो नाट्यशास्त्र के पाठभेद थे उनका संग्रह करते हुए एक संपादित मूल आपने प्रकाशित किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से। और तीसरा जो उनका विशेष अवदान था वो था वाक्यपदीय के क्षेत्र में, अर्थात अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्त तीर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। यह जो एक व्याकरण दर्शन है, इस व्याकरण दर्शन पर जिस गंभीरता और जिस अधिकार के साथ आचार्य त्रिपाठी अपने विचार व्यक्त करते थे, मैं समझता हूं कि ऐसे विचार उस अधिकार के साथ अपनी बातों को कहने का सामर्थ्य किसी अन्य विद्वान में नहीं था। पूज्य पिताजी सनातन के भी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के साथ नाट्यशास्त्र के पाठ संपादन को लेकर अनेक अवसरों पर दीर्घ संवाद हुआ करते थे। दोनों में सहमति नहीं बनती थी, मैं उसका साक्षी हुआ करता था। तटस्थ भाव से देखता था कि कैसे विद्वान विचार करते हैं और कैसे निर्णय पर पहुंचते हैं। आचार्य अभिनवगुप्त ने संपादन के सूत्र दिए, उन संपादन के सूत्रों को पिताजी ने अपने रूप में व्याख्यायित किया
और आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने अपने रूप में व्याख्यायित किया। दोनों में कभी उस पर सहमति नहीं बनी। इसी प्रकार महाकवि कालिदास के संपादन में पिताजी ने 30 वर्षों का सुदीर्घ परिश्रम कर कालिदास का संपादन किया, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 2 संस्करण प्रकाशित हुए और तीसरा संस्करण उसका उज्जैन की कालिदास अकादमी से प्रकाशित हुआ 2007 में। कालिदास के संपादन के विषय में भी आचार्य त्रिपाठी जी और पूज्य पिताजी के बीच अनेक संवाद हुआ करते थे और उन संवादों के बाद निष्कर्ष सामने आता था, लेकिन पिताजी अपने तर्कों पर दृढ़ रहते थे, आचार्य त्रिपाठी जी अपने तर्कों पर दृढ़ रहते थे। त्रिपाठी जी का पक्ष ये रहता था कि हमें केवल पांडु ग्रंथों में उपलब्ध पाठ भेदों को प्रस्तुत करना है, अध्येता पर छोड़ दें कि वह उचित पाठ का निर्णय करे। लेकिन पूज्य पिताजी का कहना था कि यह कार्य तो एक सामान्य विद्यार्थी भी कर सकता है। आचार्य यदि संपादन कर रहा है तो उसका दायित्व तो बनता है कि वो कालिदास की संपूर्ण भावना के अनुरूप मूल का निर्धारण कर विद्वानों को उपलब्ध कराए। ये 2 पक्ष मैंने निरंतर नाट्यशास्त्र और कालिदास के संपादन के विषय में आचार्य त्रिपाठी और पूज्य पिताजी सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के बीच उपस्थित होते हुए देखे। ये था काशी का वैभव, जिसके प्रतिनिधिभूत आचार्य थे आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी। आपने धर्मावंग विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान की। वहां से आप कालिदास अकेडमी उज्जैन में 6 वर्षों तक निदेशक के पद पर कार्य करते रहे और वहां से जब आप काशी आए तो आपको प्रोफेसर बनाया गया। उसके बाद प्रोफेसर बने आप, उसके बाद आप संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय के प्रमुख हुए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। इस प्रकार से आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान की। आचार्य प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी ने, जो तत्कालीन कुलपति जी ने जब कार्यभार ग्रहण किया तो उन्होंने महसूस किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना मालवीय की भावना के अनुरूप समस्त विद्याओं को भारतीय आधार प्रदान करने का कोई भी समन्वय स्थापित करने वाला कोई केंद्र नहीं है। तो उन्होंने कार्यकारिणी परिषद, विद्वत परिषद और कार्यकारिणी परिषद में भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृत हुआ और उस पर 25 करोड़ रुपए की ग्रांट काशी हिंदू विश्वविद्यालय को मिली। प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी ने मुझे उसका समन्वयक नियुक्त किया। उसमें 5 सेंटेनरी चेयर प्रोफेसर के पद क्रिएट किए गए थे। शताब्दी वर्ष में उसकी स्थापना हुई थी 2015 में। तो शताब्दी वर्ष में स्थापना होने के कारण 5 सेंटेनरी चेयर प्रोफेसर और 10 सेंटेनरी विजिटिंग फेलोज के पद विश्वविद्यालय ने अपने खर्चे से, उसमें यूजीसी का कोई खर्च नहीं लिया गया, अपने खर्चे से, अपने स्पेशल फंड से खर्च निकालते हुए 1.4 करोड़ प्रति वर्ष भारत अध्ययन के लिए 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया था। प्रथम सेंटेनरी प्रोफेसर के रूप में आचार्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का मनोनयन हुआ और उस मनोनयन में मैं समझता हूं कि निमित्त बनने में का पुण्य मुझे प्राप्त हुआ। इस मनोनयन में हेतु क्या था? जिस उद्देश्य से भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना हुई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति में ऐसा माना गया कि काशी में आचार्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ही ऐसे विद्वान हैं जो कि परंपरा में जितने बद्धमूल हैं, परंपरा को जितनी गहराई से जानते हैं, उतनी ही गहराई से वे पाश्चात्य को भी समझते हैं। और प्रतीचि और प्राची के समन्वय के लिए महामना मालवीय जी ने जो विश्वविद्यालय स्थापित किया है, उसको बल देने के लिए, उसको आधार देने के लिए, उसको दिशा देने के लिए आचार्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ही एक विद्वान है जो कि इसको कर सकते हैं। काशी में आचार्य त्रिपाठी जी 2016 से 2021 तक 5 वर्ष तक सेंटेनरी चेयर प्रोफेसर के रूप में भारत अध्ययन केंद्र से जुड़े रहे और मैं समन्वयक था। मेरे ऊपर दायित्व था इस संपूर्ण कार्य योजना को क्रियान्वित करना
दिशा प्रदान करना और अनेक अंतर विरोधों के बावजूद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सभी विचारधाराओं के अध्यापक उपस्थित हैं। उन सभी के मध्य भारतीय दृष्टि को तार्किक रूप से उपस्थित करने का एक महान दायित्व जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र पूरा कर सका या उसकी ओर अग्रसर है, पूरा करने में अग्रसर है, उसमें आचार्य त्रिपाठी बहुत बड़ा संबल सिद्ध हुए। भारत अध्ययन केंद्र में अन्य जो चेयर प्रोफेसर्स नियुक्त हुए उनके साथ और सेंटेनरी विजिटिंग फेलोज जो नियुक्त हुए उनके साथ बैठकर हम लोग निरंतर आचार्य त्रिपाठी जी से विभिन्न विषयों पर विचार करते थे, योजनाएं तैयार करते थे, अपनी कार्य पद्धति निर्धारित करते थे कि किस प्रकार हमें विभिन्न संकायों के विद्वानों के पास जाना है और उनको प्रेरित करना है कि वे अपने अध्ययन और शोध को भारतीय दृष्टि की ओर उन्मुख करें। संपूर्ण सामाजिक विज्ञान को यदि आप देखें तो वह पाश्चात्य दृष्टि से पूरी तरह प्रभावित है। पाठ्यक्रमों में वे ही विषय निर्धारित हैं। कला संकाय में भी यदि हम देखें तो बहुत से विद्वान ऐसे हैं जिनको की भारतीय दृष्टि या भारतीय भूमिका जो विद्या की है उससे वे बहुत अधिक प्रेरित नहीं है। जानते वो सब है, उनके हृदय में वो बसता है, लेकिन उसके प्रति उनकी तार्किक उपस्थिति नहीं है। तो आचार्य त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम उन विद्वानों से मिला करते थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उस उद्देश्य को जो महामना मालवीय जी का उद्देश्य था शताब्दी वर्ष में उसको पूरा करने में हम बहुत कुछ सफल हुए। तभी 2021 में 2020 में भारत शासन ने एमए इन हिंदू स्टडीज इस पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक सम्मेलन बुलाया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर जी को यह दायित्व दिया कि आप इस पाठ्यक्रम को तैयार कीजिए। प्रोफेसर भटनागर साहब ने अपने बंगले पर काशी की सभी संस्थाओं के विद्वानों की बैठक बुलाई, उसमें मैं भी उपस्थित था। सबने अपने अपने पक्ष रखे, हमने भी अपना पक्ष रखा। धर्म और गीता की परीक्षा जो आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने जिसका अध्ययन अध्यापन विभिन्न संकायों में जाकर किया था, उसके आधार पर हमने भारत अध्ययन में एक सर्टिफिकेट कोर्स लागू किया था जिसमें भारतीय भांगमंग, भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय कला और भारतीय विज्ञान, ये 4 विषय हमने रखे थे। 1 वर्ष का पाठ्यक्रम, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ, उसको हम 3 साल चला चुके थे। वही पाठ्यक्रम में इन हिंदू स्टडीज पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए हमारा संबल बना। उस समय आचार्य त्रिपाठी जी का स्वास्थ्य बिगड़ चुका था, वो पोस्टेट की समस्या से ग्रसित थे, अस्पताल में थे, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। अतः वो भारत अध्ययन केंद्र के साथ या भारत अध्ययन केंद्र के सदस्य के रूप में उस समिति में उपस्थित नहीं हो सके। हम लोग गए, मैं गया और मेरे साथ फेलोज गए और हमने अपनी बात जब उस समिति में रखी तो प्रोफेसर भटनागर ने कहा कि आप इसको तैयार कीजिए। 6 महीने के अंदर, 6 महीने क्या 3 महीने के अंदर हमको 3 या 4 महीने के अंदर वो पाठ्यक्रम तैयार करना था। हम आचार्य त्रिपाठी जी के घर जाकर उनके बगल में बैठते थे और जितनी भी आधुनिक समीक्षा की, पारंपरिक समीक्षा की मान्य किताबें थी, महत्वपूर्ण किताबें थी जो उनके अपने संग्रह में थी, उसको वो हमको देते थे और उस दृष्टि को प्रदान करते थे जिस दृष्टि से ये पाठ्यक्रम तैयार किया जा सके। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य था कि जो पाश्चात्य विधि हमें स्वतंत्रता के पूर्व प्रस्तुत की गई अध्यापन की, उससे हमको बचना है। हम क्रोनोलॉजी में नहीं जाएंगे, हम कालक्रम के निर्धारण में नहीं जाएंगे। हमें निर्धारित करना है अपने सिद्धांतों को, हमें समाज तक ले जाना है अपने सिद्धांतों को, उन सिद्धांतों को प्रमाणित करने की विधि को और उनको व्यवहार में लाने के प्रकारों को। तो 3 स्तरों पर पाठ्यक्रम तैयार हुआ था: तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और व्यवहार मीमांसा। इन 3 स्तरों पर ये रेगुलर पाठ्यक्रम तैयार हुआ। उस समय हमको
जो जीवन का सारभूत तत्व आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी में, ज्ञान का जो सारभूत तत्व परंपरा का और आधुनिकता का था, वो हमको मिला, उसको हम क्रियान्वित कर सके इस पाठ्यक्रम के रूप में। और आज देश के सभी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय तो हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना कर दी और वहां यह पाठ्यक्रम लागू किया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए आचार्य त्रिपाठी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवर्ष में उपस्थित करने की हमको एक सुअवसर प्राप्त किया, और हम उस समिति में इसकी स्वीकृति देने में आचार्य त्रिपाठी जी की उपस्थिति के कारण ही समर्थ हो सके। इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। पाठ्यक्रम को अध्यापन के समय आचार्य त्रिपाठी जी उपस्थित रहते थे। शुरुआत के दिनों में उन्होंने कुछ व्याख्यान भी दिए। कक्षाएं हम उनकी नहीं लगाते थे, विशिष्ट व्याख्यान रखते थे। और उस पाठ्यक्रम का जो सामग्री तैयार करने में भी उन्होंने हमें दिशा निर्देश प्रदान किया। अष्टादश विद्याओं पर एक बहुत बढ़िया मोनोग्राफ लिख कर वो गए हैं, जो भारत अध्ययन केंद्र के संग्रह में है, जिसे हमें प्रकाशित करना है। भारत अध्ययन केंद्र के शताब्दी पीठाचार्य के रूप में आपने आचार्य प्रोफेसर मधुसूदन शास्त्री, जो कि संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय में साहित्य विभागाध्यक्ष थे, जिन्होंने नाट्यशास्त्र को अभिनव गुप्त की, अभिनव भारती के साथ 3 खंडों में अनुदित कर प्रकाशित किया था, उस योजना को नए सिरे से क्रियान्वित करने की योजना उन्होंने भारत अध्ययन केंद्र में ली थी। लगभग 1 खंड उसका तैयार हो चुका है, उसको हम कंपोज भी करा चुके हैं। आचार्य त्रिपाठी जी ने उसको कुछ दृष्टिपूत भी किया है, लेकिन उनके इस संकल्प को हम आगे ले जाएंगे। और मैं समझता हूं कि आचार्य मधुसूदन शास्त्री जी के उस नाट्यशास्त्र के संपूर्ण अनुवाद को आचार्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी की दृष्टि से संपादित कर प्रकाशित करना और समाज को उपलब्ध कराना, ये भारत अध्ययन केंद्र का एक बड़ा दायित्व है, जिसको पूरा करने में हम यथाशक्ति अपना सामर्थ्य प्रस्तुत करेंगे। मैं आचार्य त्रिपाठी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, प्रणाम अर्पित करता हूँ। पांचभौतिक काया भले ही हमसे दूर हो चुकी हो, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनकी प्रेरणा, उनका उत्साह, उनकी जिजीविषा, नए सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के प्रति समर्पण भाव का बीज वो हमारे अंदर प्रस्तुत करके गए हैं, युवाओं के बीच प्रस्तुत करके गए हैं। निश्चित ही वो कालक्रम से फलीभूत होगा, और यही हमारे हिसाब से आचार्य त्रिपाठी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। हमको याद आता है, हम तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी थे, मार्क्सवाद के अध्येता थे, और धर्म को एक तरीके से उसको देखने का एक हमारा दूसरा अपना नज़रिया था। लेकिन आचार्य पंडित कमलेश दत्त त्रिपाठी जी के अपना सानिध्य में मैंने भी उनका धर्म और गीता का वो क्लास किया, और उसके बाद से मेरी भी दृष्टि पूरी बदली। और किस तरीके से आधुनिक परिवेश में हम धर्म को हम व्याख्यायित कर सकते हैं, संस्कृत वांग्मय को व्याख्यायित कर सकते हैं, नाट्यशास्त्र को व्याख्यायित कर सकते हैं, इसके अप्रतिम उदाहरण अगर कोई हैं तो हमारे आचार्य पंडित कमलेश दत्त त्रिपाठी जी हैं। उनकी स्मृतियों को हम सब लोग नमन करते हैं। अब हम चलेंगे वरिष्ठ साहित्यकार शिव प्रसाद मिश्रा जी के पास। शिव प्रसाद मिश्र जी, आपकी स्मृतियों में कमलेश दत्त त्रिपाठी। अनम्यूट कर लीजिए जी। सबसे पहले मैं उपस्थित विद्वानों को नमन करता हूं।
और कमलेश दत्त त्रिपाठी जी को मैं अपनी श्रद्धा और श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। त्रिपाठी जी से मेरी कोई अंतरंगता नहीं थी, कोई बहुत गहरी जान पहचान भी नहीं थी। चंद मुलाकातें थीं, किंतु हर मुलाकात की एक अपनी स्मृति है जो कि अभी भी कौंधती है। और उसका कारण ये था कि जब भी उनसे बातचीत करते हुए कोई शंका हुई तो उसका वो बहुत ही सहज शब्दों में निराकरण कर देते थे। संस्कृत के विद्वान इतना उद्धरण देने लगते हैं और अपना इतना पांडित्य बताने लगते हैं कि जो मूल प्रश्न और जो उनका मूल विचार है वो अक्सर गायब हो जाता है। त्रिपाठी जी के बातचीत करने में विद्वता जो क्षण करके जो सहज हो जाती है, उसका रस जो है हम लोगों को प्रदान होता था। मुझे याद है उनसे मेरी पहली मुलाकात, मैं 3-4 मुलाकातों का ही संस्मरण में शेयर कर रहा हूँ। तब मैं गुजरात में पोस्टेड था। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के कवि वहाँ पर हुआ करते थे। जब वो दिवंगत हो गए तो एक ब्रज श्रीवास्तव उज्जैन के हुआ करते थे, जिनको कि शमशेर जी अपने पुत्र जैसा कहते थे। उन्होंने मुझे उज्जैन आने के लिए कहा कि घूम जाइए, बड़ा पुराना नगर है। मेरा भी जिज्ञासा था वह शहर को देखने के लिए। वहां पर पता चला कि त्रिपाठी जी हैं और उन्होंने कहा कि मैं मैं उनसे मिलवाता हूँ। तो उनके पास जब मैं गया तो हुआ कितने बड़े विद्वान से बात किया जाए। हम लोग तो एक दूसरे तरह का साहित्य लिखते हैं जो कि छंदहीन भी होता है और विचारों में उतना अराजक तो नहीं होता जितना कि वो दिखता है, क्योंकि सोच के एक डिसिप्लिन से हम लोग बधे हुए तो ही हैं। तो बातचीत के दौरान मेरे मन में एक जिज्ञासा आई, और जिज्ञासा क्या है, ये प्रश्न अहमदाबाद में चर्चित था। एक उर्दू के आलोचक थे अलवी साहब, वो वहां पर एक कालू राम शास्त्री करके विद्वान हुआ करते थे। तो मुझे याद है वहाँ के गुजरात विद्यापीठ में एक मुलाकात में उन्होंने प्रश्न किया कि कालिदास के ऊपर जो मल्लिनाथ ने जो लिखा है उसको किस दृष्टि से देखा जाए, काम की दृष्टि से देखा जाए कि मोक्ष की दृष्टि से देखा जाए। वो धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किए थे। तो मुझे लगा कि इतने बड़े विद्वान के सामने अगर मैं पढ़ा हूँ तो बात में क्या करूँ, यही प्रश्न पूछ लो। तो उन्होंने पूछा तो वो हंसे और एक वाक्य में उन्होंने जवाब दिया कि दोनों ही दृष्टियों से क्यों नहीं देख लिया जाए, और दोनों क्यों, हमारे तो 4 पुरुषार्थ हैं, चारों ही तरह से उनको देख लिया जाए। बहुत अलग अलग खाने में जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी तो एक समग्र होती है। तो जितनी भी दृष्टियां बनती हैं सब दृष्टियों से उसको देखा जाए, और सबके लिए जो है उसके लिए वहां पर तर्क है और सामग्री है। ये चीज मुझे बहुत ही आकर्षित की, क्योंकि इतने स्पष्ट रूप से भरसक कोई कहता नहीं है। एक दूसरी मुलाकात में बनारस में ही मेरी हुई थी। कपिल देव पांडे एक मेरे मित्र हुआ करते थे, वो कॉलेज में पढ़ाते थे, संस्कृत के विद्वान आदमी थे। तो एक बार हम लोगों के बीच में ये चर्चा चली कि जो दाय भाग जो है, ये जीमूत वाहन ने जो बंगाल स्कूल अमिताक्षरा के वृक्ष जो था, और जो उसमें स्त्रियों को जो संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, तो उसके जो तर्क हैं वो क्या क्या तर्क हैं। तो तमाम तर्कों का तो जिक्र हुआ, लेकिन मेरे मन में ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाती थी कि आखिर स्त्री को मिताक्षरा से भिन्न जो स्कूल है वो कैसे उनको जो है वो अधिकार दिया जाए। त्रिपाठी जी से एक बार मुलाकात हुई, कपिल देव पांडे जी साथ में थे, और हिंदी के जो विभाग अध्यक्ष थे भोला शंकर व्यास जी, वो भी साथ थे। और मैंने ये प्रश्न उनसे पूछा, वो हंसे, कहे कि बेटा हमारे यहाँ जब शादी होती है तो क्या कहा जाता है कि पत्नी जो है वो अर्धांगिनी है पुरुष, माने आधा पुरुष और आधा स्त्री। तो जब पुरुष मर गया तो आधी स्त्री तो बची रही। तो जब आधी स्त्री बची हुई है तो पुरुष का जितना संपत्ति है उसमें उसका सीधा सीधा अधिकार है। इसके लिए बहुत इधर उधर के तर्क जुटाने की क्या जरूरत है। इन्होंने उस बात को इतनी सहजता और स्पष्टता से कहा
कि अगर पुरुष मरा है तो आधा ही तो मरा, आधा तो स्त्री जिंदा है, और जब आधा वो स्त्री जिंदा है तो पुरुष का सारा संपत्ति का अधिकार उसका है। इस तर्क से इसको देखा गया और बहुत आनंद आया। एक तीसरी मुलाकात, और एक तरह से मैं कहूंगा कि वो हमारी अंतिम मुलाकात जो है, ये आनंद मालवीय जी के ही घर पर है। ये नए घर में प्रवेश इन्होंने किया था और ये बड़ा सुखद था कि इन्होंने पूजा पाठ पर कम और एक वैचारिक गोष्ठी के रूप में उस प्रवेश को उन्होंने इसको बनाया था। उसमें त्रिपाठी जी आए हुए थे और हम लोग भी थे वहां पर। अक्सर हम लोगों के बीच में ये चर्चा होती रही है कि पूरब को और पश्चिम को अगर 2-3 आप्त वाक्यों में अगर समझना हो तो कैसे समझा जाए। बातचीत के दौरान ये प्रश्न उनके सामने हम लोग ने उपस्थित किया और कमलेश जी ने बड़े ही सरल ढंग से उसको कहा कि भाई पश्चिम जो है वो पावर और लव पर आधारित है, और पावर का जो संरचना और जो उसका दर्शन है वो ग्रीक दर्शन है और रोमन इंप्लीमेंटेशन है। और भारत में धर्म और त्याग ये 2 चीजों का है, और धर्म और त्याग के बीच में थोड़ा ये प्रेम की भी अवधारणा आती है, लेकिन मूल जो है वो धर्म है और त्याग है। और धर्म ड्यूटी के रूप में, एक कर्म कांड के रूप में थोड़ा कम, ड्यूटी के रूप में, कर्तव्य के रूप में अधिक है। पश्चिम में अधिकार के ऊपर एम्फेसिस है और पूरब में कर्तव्य के ऊपर, दायित्व के ऊपर एम्फेसिस है। तो इतने स्पष्ट शब्दों में इन सब बातों को समझा देना और इस तरह के शंकाओं को दूर कर देना, और उनके उद्भट विद्वान होने के साथ साथ जो सामयिक दृष्टि का जो जी, हमको लग रहा है इनका फ्रीज कर गया है हमारा समय भी। तो इस तरीके से हमने कमलेश दत्त त्रिपाठी जी को आज याद किया। हमको याद आता है एक बार उनका सेमिनार था, उन्होंने कथा को इस तरीके से व्याख्यायित किया कि नए नए शब्दों और भावों का अन्वेषण ही कथा है। कथा को भी एक तरीके से मंची और नाट्यशास्त्र के रूप में उन्होंने को पूरा परिभाषित किया। तो ऐसे गूढ़ विषयों को, रहस्यात्मक, जो उनसे सारे रहस्यों को हटा करके सहजता के साथ हमारे सामने परोस देना, जनता के सामने परोस देना, ताकि वो पूरी दृष्टि साफ हो जाए करे। ऐसे आचार्य महामहोपाध्याय पंडित कमलेश दत्त त्रिपाठी की स्मृतियां ही अब हम लोगों के बीच हैं। हम उनके स्मृति को सादर नमन करते हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उनका आलोक पंडित कमलेश दत्त त्रिपाठी जी के विचार की, उनकी विश्लेषण पद्धति और उनका वैदुष्य हमें आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव प्रकाश मिश्रा जी, सदाशिव द्विवेदी जी, आनंद मालवीय जी और प्रोफेसर दीपक मलिक, हम उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हैं बहुजन संवाद की ओर से और देश की ओर से। समाप्त हो गया ना? जी।